वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अत्र समुपस्थितानां सर्वेषां स्वागतम् एवं च प्रणामांजलिं विनिवेदयामि। अस्याः इस कार्यशाला का जो ये आयोजन किया गया है, पांडुलिपि एवं पुरालिपि अध्ययन विषयक ये जो 7 दिवसीय कार्यशाला है, इस कार्यशाला के आयोजन के पीछे पूरा सहयोग हमारे निदेशक महोदय आचार्य प्रोफेसर सेनापति सर का है। सर ने ही मुझे इसके लिए प्रेरित किया कि आप जो है एक ऐसी कार्यशाला कीजिए, और माननीय कुलपति जी के पास हमने एक आवेदन भेजा और कुलपति जी ने तुरंत उसके लिए स्वीकृति प्रदान की। फिर हमने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना करके जो है उसको डाला और पहले दिन ही 300 रजिस्ट्रेशन हुए। अभी भी लगभग 300 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। और उसके बाद फिर हम 4-5 दिन में देखते हैं कि हमारे रजिस्ट्रेशन 800 और उसके बाद 1070 के आसपास पहुंचे। फिर हमने लिंक को बंद करना पड़ा, क्योंकि ऑनलाइन में इतना मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ ये, क्योंकि मुझसे कई बार पूछा जाता है, हम किसी कार्यशाला में जाते हैं तो, कि भाई आज ये 21वीं शताब्दी में आप ये पांडुलिपियों की और पुरालिपियों की बात करते हैं, शिलालेखों की बात करते हैं, क्या अशोक की जब बात करते हैं, ईसा पूर्व 3री शताब्दी 2री शताब्दी की बात करते हैं, तो उसका औचित्य क्या है? क्या लोग उसको सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं? तो ये तो हमें पता चल गया कि हाँ, लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं। 3 दिन में ही यदि 1000 रजिस्ट्रेशन होते हैं, लोगों ने हमें संपर्क भी किया और जो है और पूछते हैं कि इसका फीस कैसे जमा करना है, क्या करना है। फीस इसका कोई विशेष मतलब सिर्फ रजिस्ट्रेशन का फीस 300 रुपया रखा गया है। वो भी इसलिए क्योंकि यदि जो है आजकल अगर यदि फ्री में जो है कुछ दिया जाता है तो लोग उसका मूल्य नहीं जो है रखते हैं। इसलिए कि हाँ, अगर वो पैसा देगा तो जो है थोड़ा सा उसको समय से जुड़ेंगे और उसका जो है हमारे अनुपालन करेंगे। इसलिए हमने सर्टिफिकेट फीस ये 300 रुपया इसका रखा। और अभी बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि आप हमें जल्दी से लिंक भेजिए, हमें पेमेंट करना है। लेकिन हम ये सब जब लिंक तब भेजेंगे जब हमारी वर्कशॉप को लोग संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ, कार्य अच्छा हो रहा है और हम संतुष्ट हैं, हम इस सर्टिफिकेट चाहते हैं। हम तब जो है इसका जब फीडबैक लेने के बाद हम ये लिंक प्रेषित करेंगे। हाँ जी, दरअसल अभी फिलहाल इसमें जर्मनी से कुछ विद्वान जुड़े हुए हैं, अमेरिका से विद्वान जुड़े हुए हैं, मिस्टर पटेल हैं, डॉक्टर पटेल, वो अमेरिका से जुड़े हुए हैं। और ईरान से आमी सिराजिंदे करके एक है रिसर्च स्कॉलर, वो जुड़ी हुई हैं। और जो है 2-3 और लोग हैं और जो कि इसमें अभी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं। बहुत लोगों के रजिस्ट्रेशन भी इसमें विदेश से हुए हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये इंटरनेशनल वर्कशॉप तक जो है हमारा ये कार्यक्रम पहुंचता है और हम कोशिश करेंगे कि इसको उस स्तर तक लेकर के जाएं। इसमें 7 दिन में टोटल 21 व्याख्यान होने हैं। इन 21 व्याख्यानों में डॉक्टर अनिर्बान दास के व्याख्यान रहेंगे, क्योंकि निदेशक है एनएमएम। और जो है प्रोफेसर सिद्धार्थ वाकण सर के इसमें व्याख्यान रहेंगे। और प्रोफेसर वसंत कुमार भट्ट सर के यहाँ व्याख्यान होंगे। और इसमें जो है हमारे निदेशक महोदय के व्याख्यान होंगे, प्रोफेसर सुकांत कुमार सेनापति जी के। और जो है डॉक्टर धवल पटेल आईएएस जो कलेक्टर हैं अहमदाबाद के वर्तमान में, वो भी पांडुलिपियों पे उन्होंने बहुत काम किया है, संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए बहुत काम किया है। उनका भी यहाँ व्याख्यान होना है। अपराजिता मिश्रा जी का व्याख्यान होगा, जो कि हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय इलाहाबाद परिसर से हैं। क्योंकि हमारा इलाहाबाद परिसर जो है पांडुलिपियों का बड़ा भंडार है। परिसर में लगभग 1 लाख से अधिक पांडुलिपियां हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के पास हैं। और वहां पे रिसर्च स्कॉलर है, रिसर्च वर्क चल रहा है, उसी विषय पर वो अपना व्याख्यान देंगे। इसमें जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय पुरी से प्रोफेसर पंडा जी का, वहाँ के कुलपति हैं, उनका व्याख्यान होना है। एवं बड़ोदरा से जो है डॉक्टर श्वेता प्रजापति जी का व्याख्यान होना है, जो कि ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं।
और एक जो है पी पेरूमल जी का कंजर्वेशन सिस्टम ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, जो कि जो है तंजावुर से हैं, उनका भी एक व्याख्यान होना है। तो अर्थात व्याख्यान देने के लिए भी पूरे भारत से यहाँ विद्वान जो हैं आहूत हैं और उनके व्याख्यान समय समय पर होंगे, जो अवश्य ही हमारे प्रतिभागी से लाभान्वित होंगे। तो मैं बस 2 मिनट यही कहना चाहूंगा कि जब पूछा जाता है हमसे कि इसकी उपयोगिता क्या है, तो हम कहते हैं कि भाई यहाँ साहित्य है, व्याकरण है, ज्योतिष है, आयुर्वेद है, छंद शास्त्र है, और हमारे ऋषियों महर्षियों ने इतने जो है रसायन शास्त्रों की रचना की है, इतना कुछ पांडुलिपियों में और हमारे इन शिलालेखों में है। क्योंकि देखिए अशोक का शिलालेख जब पढ़ा जाता है तब जो है बदलती है लोगों की, जो है नैरेटिव बदलता है। नहीं तो कहते थे कि अशोक जो है बिल्कुल आतताई राजा था, और जब वहां लेके जब वो उस पढ़ा गया, उसको डिकोड किया गया, तो वहां होता है कि यम धमलिपि देवानाम पियन पियदर्शिना राया लेखा पिता। प्रियदर्शी राजा कैसे है? जब अगर आतताई है तो उसने कलिंग के युद्ध में इतने लोगों का वध किया। और फिर वो वहां लिख रहा है कि इतना कांच जीवम आरभ्येत न च समाजम ही कर्तव्यो। यहाँ किसी जो है बड़े मेले का आयोजन नहीं करना है, क्योंकि मेले में बहुत हिंसा होती है। बहुकम ही दोषम ही पसती राजा देवानाम पियो प्रियदर्शी राजा अस्ति। देवों का प्रिय प्रियदर्शी राजा है। तब जब वो पढ़ा जाता है, डिकोड होता है शिलालेख, तो पता चलता है अरे सम्राट अशोक ने जो है बहुत काम किए हैं, वो सिर्फ आतताई राजा नहीं था। इसी उद्देश्य से हमने जो हमारे शिलालेखों में हमारे आचार्यों ने, हमारे पूर्वजों ने जो हमारे पांडुलिपियों में लिख करके दिया है, आज भी भारत में करोड़ों पांडुलिपियां हैं। भारत को पांडुलिपियों का देश कहा जाता था, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और भारत को जो है विश्व गुरु कहा जाता था। इस सब के पीछे पांडुलिपियां ही थी, इन उपाधियों के पीछे, जो भारत को ये उपाधियां प्रदान कराई। तक्षशिला, नालंदा और जो है विक्रमशिला और ऐसे ऐसे भारत के बड़े विश्वविद्यालय, जहां विदेशों से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे, उनके आकर्षण का केंद्र पांडुलिपियां रहती थी। हेनसांग हो या कोई भी हो, हेनसांग जब यहाँ से भारत से जाता है, चीन जाता है, तो लोग उसके दर्शन करने के लिए आते हैं कि ये पांडुलिपियों के देश में जो है जाकर के आए हैं, और इनके दर्शन करने से हमें उस बुद्ध भूमि का, उस पांडुलिपियों के देश का दर्शन हो जाएगा। इतनी आस्था लोगों के मन में थी, आज भी है, और इसीलिए 1000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए कि जो है हमारे जो स्कॉलर हैं, जो भारतीय जो विद्वान हैं, उनकी पांडुलिपियों के प्रति जो है अकाट्य आस्था है, और वो इस चीज को जानना चाहते हैं। और भविष्य में हम इसको एडवांस लेवल तक वर्कशॉप को लेकर के जाएंगे, कुछ और भी वर्कशॉप करेंगे, कुछ पांडुलिपियों का, ग्रंथों का संपादन करेंगे, और जो है कोशिश रहेगी कि हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में एमए इन मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी भी शुरू हो। इसके लिए भी हम माननीय कुलपति जी से निवेदन भविष्य में करेंगे। इन 7 दिनों में आप सभी जो है उपस्थित रह करके और इन विद्या को सीखें और हमारा उत्साहवर्धन करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। यह प्रास्ताविक उपस्थापित करने के लिए इस कार्यशाला के संयोजक डॉक्टर उत्तम सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग समझ ही गए हैं कि यह कार्यशाला कितनी महत्वपूर्ण है हमारे ज्ञान के संवर्धन के लिए। अस्मिन् अवसरे अस्यां कार्यशालायां तथा च अस्मिन् कार्यक्रमे सारस्वतातिथित्वेन अत्र समुपस्थिताः सन्ति दर्शनविद्यास्थानस्य विभागाध्यक्षाः आदरणीयाः गुरवः अस्माकं प्रोफेसर अवधेश कुमार चौबे गुरुचरणाः। ते प्रार्थ्यन्ते यत् आशीर्वचोभिः अस्मान् उपकुर्वन्तु। सादरं चौबे गुरुचरणाः। सर्वदृष्टि प्रहाणाय यः सद्धर्मं मदेशयत् अनुकंपाम् उपादाय तं नमस्यामि गौतमम्। अनिरोधम् अनुत्पादम् अनुच्छेदम् अशाश्वतम् अनेकार्थम् अनानार्थम् अनागमम् अनिर्गमम् यः प्रतीत्य समुत्पादम्
प्रपंचोपशमं शिवम् देशयामास सम्बुद्धस्तं वन्दे वदताम्बरम्। या सर्वज्ञतया नयत्युपशमं शान्तेषिणः श्रावकान् या मार्गज्ञतया जगद्हितकृता लोकार्थ सम्पादिका सर्वाकारमिदं वदन्ति मुनयः विश्वं जया संगता तस्यै श्रावकबोधिसत्त्वगणिनो बुद्धस्य मात्रे नमः। मंच पर समुपस्थित, एक तो ये मेरे हाथ में है, ये बड़ा झंझट वाला काम है, लेकिन चलिए चलेगा। माननीय एमबीबी विश्वविद्यालय के कुलपति जी प्रोफेसर सत्यदेव पोद्दार जी, जो एक प्रसिद्ध इतिहासविद, पुरातत्वविद, पुरालेखविद और न जाने क्या क्या विद हैं, और इस समय वाइस चांसलर भी हैं त्रिपुरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, ये इतिहास विभाग के प्रमुख भी हैं। हमारे बीच उपस्थित विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर अनिर्वाण दास जी, जो इस समय एनएमएम के डायरेक्टर हैं और प्रसिद्ध पूरा पांडुलिपिविद हैं। इनको मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूं, आज मैं पहली बार साक्षात देखूंगा और सुनूंगा भी। हमारे माननीय निदेशक जी प्रोफेसर सुकांत कुमार सेनापति जी, जो हमारे विश्वविद्यालय के दर्शन के आचार्य हैं, वेदांतविद हैं और विभिन्न विद्याओं में निष्णात हैं। इस कार्यक्रम के संयोजक गण, पूरा समूह है। हमारे सामने उपस्थित विविध विषयों के विद्वान आचार्यगण, विभागाध्यक्षगण और ऑनलाइन जुड़े हुए देश और विदेश के विभिन्न हिस्सों से प्रतिभागीगण, आचार्यगण, अन्य विद्वत्गण और हमारे छात्र छात्राओं, जो इसमें भाग ले रहे प्रतिभागी हैं, वे सभी लोग छूट गए हों क्योंकि नाम से संबोधन कठिन है। यह एक कठिन विद्या है। पूरा लिपि, पांडुलिपि और पूरा लिपि दोनों कठिन है। पुस्तक के सामने पुस्तक छपी हुई हो तो स्थिति दूसरी होती है, कुछ पढ़ना बोलना, लेकिन जो चट्टानों में लिखा हो, अलग अलग लिपियों में लिखा हो, जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, तो फिर उनको खोद पाना ये बहुत कठिन है। विभिन्न सभ्यताओं में तरह तरह की लिपियां रही हैं, अभी भी मिलती हैं, और विद्वान लोग उसके खोज में लगे हुए हैं कि उसमें क्या क्या है। पहले सुनते हैं कि पहले पट्टी पर मिट्टी को पहले लंबा करते थे, भिगोते थे, उसको पट्टी बनाते थे, सुखाते थे, फिर उस पर कील से लिखते थे। पहले चित्रलिपि के बारे में सुना जाता है, पहले लोग चित्रलिपि से ही व्यवहार करते थे और उनको समझ पाना सबके लिए कठिन होता था, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की लिपियां प्रचलन में रही होंगी, होती हैं, अभी भी मिलती हैं। और उसके बाद फिर काठ वगैरह पर, ताड़पत्र और भोजपत्र पर, ये क्रमशः लिपि, उसके पहले वो अध्वलिपि कही जाती थी, जबकि उसको संचारित करने के लिए हमारे पास कोई अवयव नहीं थे, हम बता नहीं सकते थे दूसरों को, अंदाजे से ही, अनुमान प्रमाण से हम उसको समझते थे। कहा जाता है, एक हम लोगों का ग्रंथ है, महायान वैपुल्य सूत्र है संस्कृत में, ललित बिस्तर। ललित बिस्तर में भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई बहुत सारी कथाएं हैं और उनको लालित्यपूर्ण शैली में विस्तृत किया गया है। उनके जन्म से लेकर जन्म के पूर्व की भी बातें, बाद की भी बातें, परिनिर्वाण तक काफी कुछ, और वो 27 भागों में विभक्त है। अनेक ग्रंथ हमारे यहाँ बौद्धों में 27 भागों में विभाजित हैं। 27 संख्या बहुत पवित्र है और उसमें एक परिवर्त कहते हैं उसको, जैसे तत्व संग्रह वगैरह में कुछ और संज्ञा है, अभिधर्म कोश आदि में कोश स्थान कहते हैं। वो जो चैप्टर का नामकरण है अलग अलग कारणों से अलग अलग है, तो उसमें परिवर्त संज्ञा दी गई है।
तो 27 में एक ऐसा प्रकरण है, भगवान बुद्ध, एक 10वें परिवर्त का नाम है उसमें एक आख्यायिका है, उसमें बताया हुआ है कि बुद्ध को 1 से लेकर, ध्यान से समझिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है ये इतिहास वालों के दिमाग को झंझना देगा। 3री शताब्दी की ये है, आर्यभट्ट का जन्म 5वीं 6ठी शताब्दी में है। कहा जाता है कि वे शून्य के जनक थे और यही बातें यूनिवर्सिटीज में पढ़ी जाती हैं। बुद्ध से ये कहा गया कि संख्याओं के नाम, माने 1 के आगे अगर शून्य लगाते जाते हैं तो उनका नाम क्या होगा, आप बताते जाओ। तो 1 से लेकर 421, 1 के आगे 421 शून्य लगाने पर जो संख्या बनती है वहां तक बुद्ध बोल गए थे अथवा उनको सिखाया गया था। यानी उस समय बुद्ध काल में ये परिपाटी थी कि लोग इसको जानते थे। और एक बार उसमें एक प्रकरण है जिसमें ध्वज निशामणि नाम का एक, माने ये शब्द है जो 1 के ऊपर 145 जीरो लगाने पर जो बनेगा उसको कहते हैं ध्वज निशामणि। इस तरह से अन्य बड़ी संख्याओं के नाम उस ललित बिस्तर में लिखे हुए हैं 10वें परिवर्त में। तो आर्यभट्ट के द्वारा शून्य की जो खोज बाद की, अगर इतिहास वालों की बात मानी जाए, मैं नहीं कर रहा हूं खोजा नहीं खोजा, लेकिन इतिहास की जो अवधारणाएं हैं उसमें कंट्रडिक्शंस हैं। बाद में अगर वो खोजे हैं पाई की खोज पर तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जीरो वाले पर जरूर आपत्ति है। और उपनिषदों में भी और उसके पहले अथर्ववेद में भी आप देखिए शून्यम च, वो तो आता ही है ना अथर्व शीर्ष में, दिव्य अथर्व शीर्ष में। तो शून्य पहले नहीं रहा है ऐसा तो नहीं कह सकते। तो ये सब कंट्रडिक्शंस हैं जो सुनिएगा। ये लिपियां बाद में बनी हैं, पहले भाषा रही है। हाँ, बुद्ध काल में ये सब चीजें अस्तित्व में रही हैं। तो वो उसका नाम ही है लिपिशाला संदर्शन परिवर्त। वो लिपिशाला में बुद्ध जाते हैं तो सब उसको सीखते हैं। गुरु गृह गए जब तो सीखने को अवसर मिला है। वो विवरण पूरा विस्तार से दिया गया है। और ये भी बताया गया है कि सिद्धार्थ ने 64 लिपियों का, क्योंकि ये लिपि शास्त्र से जुड़ी हुई कार्यशाला है, 64 लिपियों का अध्ययन किया और वे उन्हें आ गई थी। वैसे उस ग्रंथ में 89 स्क्रिप्ट्स का जिक्र है, 89 लिपियों का उल्लेख है। उसमें 64 बुद्ध काल में, माने बुद्ध को आती थी, इस तरह की बातें हैं। उनमें जो प्रमुख लिपियां हैं उनकी मैं चर्चा कर दे रहा हूं क्योंकि ये प्रासंगिक होगा। ब्राह्मी लिपि सबसे पहले है जो बुद्ध को ज्ञात थी। खरोष्ठी भी है। पुष्कर सारी नाम की एक लिपि है, उस पर चर्चा है। अंग लिपि है, अंग, बंग, मगध। बंगला लिपि भी शायद वही होगी। बंग लिपि का बुद्ध काल में उल्लेख है भाई, अब वो आज की है कि पीछे वाली है पता नहीं। मगध लिपि भी है, मगध क्षेत्र की अलग से लिपि थी। मंगल्य लिपि है। अंशुलीय लिपि का एक नाम है। एक शकारी नाम की लिपि है। एक ब्रह्मवली लिपि का नाम है, ब्रह्मवली। पारुख्य लिपि है। पारुख्य का मतलब तो कठोर होता है। अब कठोर कौन सी लिपि है कहना मुश्किल है। दक्षिण भारत की लिपियां, द्राविड़ लिपि, उसका उल्लेख है। किरात लिपि, किरात लिपि तो अभी भी अस्तित्व में है। दाक्षिण्य लिपि, दक्षिण में कौन सी और होगी कहना मुश्किल है। अभी तो हम लोग ग्रंथ वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत सुनते आए हैं। उग्र लिपि, संख्या लिपि, अनुलोम लिपि, अवमूर्ध नाम की कोई लिपि है जो उस समय अस्तित्व में थी। दरद लिपि भी है। खास्य लिपि है, खासी लोगों की हो सकती है, खासी अस्तित्व अगर रहा हो तो। चीन लिपि, वो तो मंदारन आज है, पहले किसका स्वरूप क्या रहा होगा कहना मुश्किल है। और एक मान्यता ये भी है कि बहुत पहले लिपियों का उद्भव यहाँ चीन में हो गया था।
ये इतिहास वालों का कंसेप्ट है, हम लोग तो लिपियों को इस तरह से नहीं परंपरा में लेते हैं। लून लिपि, हूण लिपि, हूण लोग बाहर से आए ऐसा कहा जाता है, तो लून और हूण अलग अलग लिपियां हैं। मध्याक्षर विस्तर लिपि, जिसमें मध्य का अक्षर विस्तृत हो और अगल बगल छोटे छोटे अक्षर हों, वर्ण हों, इस तरह की कोई लिपि। इसके अलावा पुष्प लिपि भी है, फूलों की भी कोई लिपि होती होगी, अगर मोटे तौर पर आज के हिसाब से देखा जाए तो कहना मुश्किल है। देव लिपि, देवताओं की अलग से लिपि है। नाग लिपि, नागों के भीतर भी कोई लिपि होती होगी, नागों के समझ में आने वाली, कहना मुश्किल है कुछ भी। यक्ष लिपि, मैं केवल नाम बोल रहा हूं ताकि इसको जानिए। गंधर्व लिपि, किन्नर लिपि, महोरग लिपि, महोरग अगर सर्प हैं तो सर्पों की लिपि हो सकती होगी। असुर लिपि, गरुण लिपि, पक्षियों की। मृग चक्र लिपि, ये भी एक लिपि है। वायस रुत लिपि, वायस पक्षियों को कहते हैं, कौवा को भी। उसके रुत माने शब्द को जानने वाली कोई लिपि या उसको व्यक्त करने का कुछ माध्यम हुआ होगा, रहता होगा। मृग चक्र लिपि। भौम देव लिपि, अंतरिक्ष देव लिपि, अंतरिक्ष देवों का बौद्ध परंपराओं में उल्लेख है और भी विभिन्न जगहों पर है। उत्तर कुरु द्वीप लिपि, उत्तर कुरु की चर्चा बौद्ध साहित्य में बहुत है, नागार्जुन से जुड़ी हुई बहुत सारी कथाएं हैं। उत्तर कुरु जा रहे थे तो क्या हुआ, उत्तर कुरु द्वीप रहा है अपने देश में। अपर खंडानी लिपि। पूर्व विदेह लिपि, विदेह तो जनक का राज्य मिथिला है, पूर्व विदेह अब उसके पहले और भी पूरब का होगा, पता नहीं। उत्क्षेप लिपि, निक्षेप लिपि, विक्षेप लिपि, ये सब जो अवस्थाएं हैं, उक्षेप ऊपर उछालना, नीचे गिराना, इसमें लिपि क्यों जोड़ा पता नहीं। सागर लिपि, वज्र लिपि, ध्वनि, सागर की ध्वनि सुनाई देती है लेकिन अब वो लिपिबद्ध भी होती है, कहना। अनुद्रुत लिपि, शास्त्रावर्त लिपि, गणनावर्त लिपि। ये जो नामकरण है वो जितने विचित्र हैं वो लिपियां और भी भिन्न होंगी, कहना बहुत मुश्किल है। पाद लिखित लिपि, पैर से लिखी जाती होगी या क्या, कहना अंदाजा लगाइए। दुरुत्तर पद संधि लिपि, बहुत बड़े बड़े नाम है। यावत दशोत्तर पद संधि लिपि, मध्याहारिणी लिपि, और एक है सर्वरुत संग्रहणी, सभी प्रकार की ध्वनियों को संग्रह करने वाली लिपि। विद्यानुलोम विमिश्रित लिपि। इसके बाद है ऋषि तपस तप्ता रोचन रोचमाना लिपि, ऋषियों की तपस्या से जो पूरी तरह से वो तप्त होंगे और वो आदर के पात्र होते होंगे तो उसमें कुछ होता होगा, ध्वनि होती होगी जिसको लिपिबद्ध किया जाता होगा, कहना मुश्किल है। धरणी प्रक्षिणी लिपि, गगन प्रक्षिणी लिपि, सर्वौषधि निस्यंदा, सभी प्रकार की औषधियों में प्रवाहित होने वाली लिपि, और अर्थ तो इसका यही हुआ। सर्वसार संग्रहणी लिपि, सर्वभूत रुत ग्रहणी, सभी प्राणियों के रुत को, ध्वनि को लिपिबद्ध करने वाला कोई पद्धति रही होगी, ऐसा इससे अनुमान होता है। कहना बहुत मुश्किल है कुछ भी, क्योंकि इनका अस्तित्व, इनमें से अधिकांश का कहना है मुश्किल है कि नहीं होगा, अभी नहीं होगा शायद। बाकी सब इतिहासकारों ने जो भी गढ़ा है, कहा है, जो तथ्य मिले हैं पुरातत्व के खुदाई उदाई से प्राप्त जो चीजें हैं, उससे उन्होंने लिपियों को पढ़ने का काम किया है। सुना जाता है कि जो हड़प्पा की जो लिपि पाई गई है उसको आज तक इतिहास के लोग, पुरातत्व के लोग या लिपि शास्त्र के लोग उसको अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं, या पढ़ पाए हैं मालूम नहीं, अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको ढूंढना, खोजना इतिहास के विद्वानों से ज्यादा उनको करना चाहिए जो इसमें दक्ष हों, जो लिपि शास्त्र के अध्येता हैं, क्योंकि उसमें एकाग्रता की अपेक्षा है, बहुत ध्यान देने की अपेक्षा है। ये नया सब्जेक्ट है और संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए तो ये न्यू राइजिंग सब्जेक्ट कह सकते हैं इसको। इसमें बाद में भविष्य में बहुत सारी संभावनाएं हैं, विद्यार्थियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। ये
लिपि शास्त्र के अलावा आप और भी काफी कुछ संपादन के सिद्धांत वगैरह भी सीखेंगे। आप जानेंगे कि लिपियां कितने तरह की हमें मिलती हैं, उपलब्ध हैं, किन किन आधार पर उपलब्ध होती हैं, और जब संपादन करते हैं लिपियों का या वो कोई पूरा ग्रंथ का, तो कैसे किस मातृका को ग्रहण करते हैं। मातृका शब्द बहुत जटिल है, तंत्रों में इस पर विस्तार से है, और परंपराएं मानती हैं इन लिपियों का उद्भव भीतर होता है। मातृकाएं, वर्ण मातृकाएं जो बाहर दिखती हैं, उनका भीतर कहीं स्थान है। वो देवनागरी के हिसाब से कहेंगे तो तंत्रों में 49 से लेकर 52 प्रकार के वर्ण, स्वर और वर्ण मिलते हैं। और ये जो सप्त मातृकाएं जो कुछ टुतुपु जो ये व्याकरण वाले करते हैं, उनको भी भीतर ढूंढते हैं। सप्त मातृका, षोडश मातृका, उसकी पूजा आज भी शादी विवाह में महिलाएं गांव में करती हैं। तो वो कहीं ना कहीं से चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हमारे आचार विचार परंपराएं लिपियों के साथ संबद्ध हैं, और इनके आध्यात्मिक अर्थ भी हैं। विभिन्न चक्रों में, विभिन्न उनमें जो दल होते हैं तंत्र के, विभिन्न मार्गी लोग उनको देखते हैं, जानते हैं, और उनका अर्थ निष्पादन करते हैं बाहर का। जिसे वो कहते हैं सर्वभूत रुत ज्ञानम, सभी प्राणियों का जो रुत है उसको जान लिया जा सकता है। तो वो योगियों के लिए संभव है, हम लोगों के लिए तो बड़ा मुश्किल है कुछ भी कहना। मैं समझता हूं कि इन सभी विषयों पर आप लोग विस्तार से सुनेंगे, समझेंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि समय की मर्यादा है। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद। आशीर्वाद प्रदान करने के लिए गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में आज के विशिष्टातिथि हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं इस कार्यशाला में मार्गदर्शन देने के लिए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन नई दिल्ली के निदेशक हैं डॉक्टर अनिर्वाण दास जी। ऑनलाइन माध्यम से यह व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। तो सादर निवेदन है कि हमें अपने आशीर्वाद से अनुग्रहित करें, अभिसिंचित करें। ओके, धन्यवाद। कैन यू हियर मी? मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आ रही आवाज आ रही, ठीक है। ये परम आनंद का विषय है। ये तो उद्घाटन सत्र है, संक्षेप में मैं मेरी बातों को रखूंगा। तो ये बड़ा हर्ष का विषय है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के एकलव्य परिसर अगरतला लेम्बुछेरा त्रिपुरा के सौजन्य से आयोजित ये साप्ताहिक पांडुलिपि एवं पुरालिपि कार्यशाला का ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि है, जो मुख्य अतिथि रूप में आसीन है, प्रोफेसर सत्यदेव पोद्दार कुलपति, महाराज वीरविक्रम विश्वविद्यालय त्रिपुरा, और अध्यक्ष रूप में जो विद्यमान है संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान है निदेशक प्रोफेसर सुकांत कुमार सेनापति जी, और सरस्वती अतिथि के रूप में प्रोफेसर अवध चौबे जी यहाँ उपस्थित है। उन सबका मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और जितने उत्सुक पुरालिपि और पांडुलिपि के प्रतिभागी, जानने के लिए प्रतिभागी जुड़े हैं, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, मैं सभी का स्वागत करता हूं। पांडुलिपि एवं ये पुरालिपि, ये ज्ञान विज्ञान परंपरा प्राचीन समय में अत्यंत महत्वपूर्ण था, वर्तमान भी है और भविष्य में भी रहेगा। हमारे पूर्वजों ने बहुत कठिन परिश्रम से भारत के अद्वितीय ज्ञान गंगा की प्रवाह को
पांडुलिपि माध्यम से भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित किया। उस विशाल ज्ञान परंपरा के कई अंग प्रत्यंग काल के गर्भ में समाहित हो गया है। कई विद्वान की कृतियां नष्ट भी हो गए हैं। जो कुछ शेष है एवं जीवंत रूप में आज भारत के कोण अनुकोण में विद्यमान है, उसके मतलब उन सब का सुरक्षा करना या सुरक्षित रखना हर भारतीय का परम कर्तव्य है और यही सनातन धर्म है। हमारी परंपरा को जीवंत रखना। पांडुलिपि की जो शोध है, उस शोध क्षेत्र में सर्वदा अभी के समय की बात है कि विदेशी विद्वान भारतीय विद्वानों से अग्रणी है। विदेश के जो भी सुविख्यात विद्वान हैं, उन सब का कार्य प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित है। उन ज्ञान परंपराओं को क्षण भर के लिए उन विद्वानों से अलग कर दिया जाए तो उनके पास कुछ नहीं है। पांडुलिपि भारत का है, कंटेंट, थीम, सब्जेक्ट बोथ का है, भारतीय भाषा है, भारतीय लिपि है, परंतु विशेष रूप से जब हम शोध कार्य को देखते हैं, पूरा श्रेय जो है वो पाश्चात्य विद्वान को जाता है, जो हमारे लिए बड़ा दुखद है। पांडुलिपियों को किसी प्रकार का एडिशन हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक एडिशन हो, चाहे वो क्रिटिकल एडिशन हो, हमेशा श्रेय उनको चला जाता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि पांडुलिपि ज्ञान परंपरा के प्रति हम सबका जो उदासीनता है फल है। संस्कृत, प्राकृत एवं प्रादेशिक भाषाओं में अनगिनत अप्रकाशित पांडुलिपियां उपलब्ध है। हम सबको आगे आना होगा और पांडुलिपि कार्य के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। थोड़ा सा ये राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के बारे में इस संदर्भ में आपको कहना चाहूंगा। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन हमारी जो अनुपम सांस्कृतिक धरोहर है, जो बहुमूल्य संपदा है, उसको बचाने के लिए, उसका छाया करने के लिए, प्रलेखन करने के लिए, मुद्रण या प्रकाशन करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए 2003 से सतत कार्य कर रहा है। अनुमानतः लगभग 60 लाख से अधिक पांडुलिपियां का विशाल संग्रह हमारे देश में विद्यमान है और विश्व भर में जितने संपदा है, ये पांडुलिपि संपदा हम सबसे आगे है। वी आर द हब ऑफ इंडिक मैन्युस्क्रिप्ट्स। पाश्चात्य देशों में भी, विदेशों में भी भारतीय पांडुलिपियों का भंडार है। उन भंडार के ऊपर आपका क्या है ना, आपको भी कार्य करना चाहिए, हम लोगों को देखना चाहिए। और आपके संदर्भ में ये लाना चाहूंगा कि अभी की जो केंद्र सरकार है, पांडुलिपियों की रक्षणावेक्षण करने के लिए, छायांकन करने के लिए विशेष रूप से ध्यान दे रही है। जैसे आपके संज्ञान में हो, नीति आयोग के और जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जो आर्थिक सलाहकार है चक्रवर्ती जी, उन्होंने पांडुलिपियों के बारे में संरक्षण और आगे होना चाहिए किस प्रकार हो, इस प्रकार का उन्होंने प्रस्ताव रखा है। और देश भर में सभी जो राज्य सरकार हैं, जो स्टेट कल्चर डिपार्टमेंट्स हैं या आर्काइवल जो डिपार्टमेंट्स है या बाकी जो विभाग है, वो भी इन पांडुलिपियों को, मतलब राज्य में जो पांडुलिपियां है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। एक्चुअली हमारे पास जो नई पीढ़ी है उनको तैयार करना होगा, कि जब तक नई पीढ़ी तैयार नहीं होगी तो वो आगे से आगे ले जाएंगे। ये हमारे लिए एक चैलेंज भी है और उस चैलेंज को देखते हुए इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं, जो डॉक्टर उत्तम सिंह जी हैं, जिनको मैं पिछले 15-16 साल से जानता हूं, उनका ये जो प्रयास है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुख्य उद्देश्य यही है
कि आने वाले जो पीढ़ी है एक सेकंड लाइन जेनरेशन, स्कॉलरली जेनरेशन तैयार करना है ताकि आगे वो देखेंगे। और जो मेरे संज्ञान में है डॉक्टर उत्तम सिंह जी, एनएमएम राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स के लिए आज विशेषज्ञ, आज एक्सपर्ट्स के लिए उन्होंने बहुत काम किया, बहुत विद्यार्थियों को लिपि का प्रशिक्षण दिया, बहुत सारे पांडुलिपियों का भी उन्होंने लिप्यंतरण किया। और कोरोना के समय में, जैसे मैं आजकल तो सोशल मीडिया हो गए, पता चल ही जाता है कौन क्या कर रहा है, तो कोरोना के समय में उनका भी कार्य में देख रहा था। तो कोरोना के समय में सिद्धम वाराणसी एक संस्था है, उसके द्वारा उन्होंने मुझे लगता है 20 से ज्यादा कार्यशाला में उन्होंने पढ़ाया। एक्चुअली सभी भाषा प्रेमी, देश प्रेमी, पांडुलिपि प्रेमी, लिपि प्रेमी आग्रह है, आइए मिलकर इस प्राचीन धरोहरों का रक्षा करें। और राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन आपके साथ है और साथ मिलकर के काम करते हैं, क्योंकि दिल्ली में हम बैठे हैं, पूरे देश में हमारे पांडुलिपियां हैं और जर्जर अवस्था में भी है, कहीं ठीक है कहीं ठीक नहीं है। ये कोई एक व्यक्ति का काम नहीं है, तो ये टीम वर्क है, तो सभी मिलकर के करेंगे। और राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का 2-3 विचार है, वो मैं रखना चाहूंगा। एक तो राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन ये सोच रहा है कि हर जिले में पांडुलिपि मित्र बनाने के लिए, तो पांडुलिपि मित्र का ये अर्थ है ताकि वहां की पांडुलिपियों को देखना, आज एक्सपर्टाइज जो वैल्यू है, इनपुट है, एक व्यक्ति के साथ दिया जाए ताकि वो भी और व्यक्तियों को वहां ट्रेंड करे। ये एक प्रयास हम लोग करने जा रहे हैं और भारत सरकार को ये अनुरोध भी हम लोग करने जा रहे हैं कि इस प्रकार का हो। और घर घर पोथी, इस प्रकार का भी कॉन्सेप्ट लेकर के हम आगे बढ़ने वाले हैं, ताकि जो पोथियां हैं जो नष्ट हो जा रहे हैं उसको कैसे संरक्षित किया जाए, सुरक्षित किया जाए, संवर्धन जाए, इस प्रकार का कार्य हम करने जा रहे हैं। और इस प्रकार के कार्यक्रम कर करके उत्तम सिंह एक नया दिशा प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि आज का जो यंग जनरेशन है, सबसे ज्यादा उनका समय सोशल मीडिया, मोबाइल में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में जा रहा है। एक्चुअली लिपियों को लेकर के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अभी भी गूगल या जो मीडिया, सोशल मीडिया, उस पर उपलब्ध है। एक्चुअली सीखना, लिपियों को सीखना, भाषा सीखना, थीम जो कंटेंट है वो भी विचार करना, क्योंकि कई सारे चीज उसमें जुड़ा हुआ है। आप सिर्फ लिपि सीखेंगे या भाषा सीखेंगे नहीं हो पाएगा। आयुर्वेद का विषय करना चाहते तो आयुर्वेद का ज्ञान होना चाहिए, तो इसलिए तीनों साथ साथ हो तब ये हो पाएगा। और जैसे मैं देख रहा हूं ऑनलाइन प्रोफेसर सिद्धार्थ वाकणकर जी जुड़े हुए हैं और उनसे भी हम हमेशा मार्गदर्शन लेते हैं, तो फिर भी मैं आह्वान करूंगा, आइए सब मिलकर के काम करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अनिर्बाण दास जी ने बहुत ही बहुमूल्य मार्गदर्शन दिया इस पांडुलिपि कार्यशाला के संदर्भ में। अब मैं इस कार्यशाला को के अग्रिम चरण में आज के मुख्य अतिथि जो हमारे बीच उपस्थित हैं, प्रोफेसर सत्यदेव पोद्दार जी, कुलपति महावीर विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे मैं सादर सभी ने निवेदन करता हूँ कि हम लोगों का मार्गदर्शन करें। आदरणीय कुलपति जी। सभी को नमस्कार। रेस्पेक्टेड डायरेक्टर, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एकलव्य परिसर, प्रोफेसर सुकांतो कुमार सेनापति जी, डायरेक्टर नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट डॉक्टर अनिर्बाण दास जी, हेड डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी एकलव्य कैंपस केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय प्रोफेसर अवधेश कुमार चौबे जी, और उत्तम सिंह जी, प्रकाश रंजन मिश्र जी,
the faculties of this campus, my dear students, ladies and gentlemen, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे कुछ संस्कृत सुनने का मौका मिला और संस्कृत सुनने में मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। लेकिन जिस विषय वस्तु पर आज चर्चा हो रही है और जिस विषय वस्तु को लेकर सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एकलव्य कैंपस ने जो 7 दिनों का जो एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया है, जो विषय वस्तु है वह मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। पांडुलिपि और पुरालिपि विज्ञान अध्ययनम। मैं पिछले आज से 15 साल पहले 2010 से लेकर 2016 तक मैं त्रिपुरा विश्वविद्यालय में मैन्युस्क्रिप्ट के कामों में व्यस्त था। आई वॉज द कोऑर्डिनेटर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट सेंटर इन त्रिपुरा यूनिवर्सिटी और वहां पर मुझे ही दायित्व मिला था। नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट डायरेक्टर साहब आज यहाँ पर हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट भारत की एक ऐसी संस्था है जिसकी अगुवाई अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। मैं समझता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में वाजपेयी जी एक पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने यह महसूस किया कि अगर भारत की संस्कृति की मैपिंग करनी है, उन्होंने शब्द यूज किया था कल्चरल मैपिंग। हम जिस देश को महसूस करते हैं कि हम भारतवर्ष के नागरिक हैं, भारतवर्ष की संस्कृति इतनी समृद्ध संस्कृति है। सांस्कृतिक समृद्धता की जब हम बात करते हैं तो कहीं न कहीं हमारी संस्कृति विश्व की संस्कृति से उत्तम है। और इस उत्तम होने के पीछे जो आधार है, जो हमारी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिस आधार पर मैं पूरे विश्व को एक आइडिया दे सकता हूं, एक इंस्ट्रक्शन दे सकता हूं, एक अपनी गाइडेंस दे सकता हूं कि भारत की संस्कृति पूरे विश्व की संस्कृति को अगुवाई करने, या कहते हैं कि अच्छे शब्दों में कि अगर जगत गुरु की बात करते हैं तो सांस्कृतिक जो गुरुता है, उस गुरुता के पीछे का जो हमारी मैपिंग है, जो कल्चरल मैपिंग है, जिन शास्त्रों के आधार पर हमने कहा कि भारत एक सांस्कृतिक देश था, उस आधार की पूर्णता तभी संभव है। उसकी पूर्णता को लेकर वाजपेयी जी ने महसूस किया था कि बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारी चीजें जिसके आधार पर अध्ययन करने की जरूरत है और भारत की जो संस्कृति पूरे विश्व में एक आदर्श रूप से सामने आएगी, आज के परिप्रेक्ष्य में भी आएगी। जरूरत है उसको एक स्थान देना, और वह स्थान था कि हमारे पास इतने सारे पांडुलिपि हैं। और पांडुलिपि को जरा सा आप समझ लें कि पांडुलिपि जो है इंस्क्रिप्शन नहीं है। पांडुलिपि को नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट ने जो डिफाइन किया है कि यह हैंड रिटेन डॉक्यूमेंट है, हाथ से लिखी हुई है। प्रिंटिंग मटेरियल इज नॉट मैन्युस्क्रिप्ट। हाथ से ही लिखा होना चाहिए। अगर हाथ से लिखा हुआ और उन्होंने समय काल भी बांधा है, कम से कम 75 साल जरूर होना चाहिए। 75 साल से अगर कम है कोई भी हाथ लिखा, हम उसको पांडुलिपि की दर्जा में नहीं लाते। यह नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट का उस मिशन का यह मापदंड है। तो 75 साल से जो भी पुराना मैन्युस्क्रिप्ट है, हाथ से लिखा हुआ कहीं भी है, तो उसको पांडुलिपि हम लोग कहते हैं। ये पांडुलिपि जो है, अगर आप पांडुलिपि के इतिहास को देखें तो भारत एक ऐसा देश है जो पांडुलिपि का देश कहा जाता है। यहाँ पर पांडुलिपि, हाथ से लिखी हुई चीजें यहाँ के मंदिरों में, यहाँ के मठ में, यहाँ के जो पर्सनल कस्टडी है वहाँ के कुछ लोगों के पास भी मिलते हैं, मंदिरों में मिलते हैं। और इस आधार पर अगर आप सांस्कृतिक मैपिंग की जाती है तो आप देखते हैं कि पूरे भारत की जो हम सांस्कृतिक चेतना की बात करते हैं, तो अभी तक जिनके आधार पर हम संस्कृति के रूप से गर्व करते हैं, अभी भी हमारे पास, जब कहा गया जस्ट अभी एनएमएम का जो डाटा आया है कि मोर देन 75 लाख मैन्युस्क्रिप्ट अभी तक पढ़े नहीं गए हैं।
the people have not studied that literature, जो संस्कृत में है, प्राकृत में है, विभिन्न भाषाओं में है, विभिन्न लिपि में है। जब हम इनको पढ़ेंगे तो हमारी सांस्कृतिक की जो स्ट्रेंथ है कितना मजबूत होगा, और जो है उसी के आधार पर हम चिल्लाते हैं, हम गर्व करते हैं अपने सनातनी परंपरा पर, बौद्ध परंपरा पर। हमारे पास वेद है, हमारे पास पुराण है, लेकिन अगर इस सारे चीज जो हमारे पास पढ़े नहीं गए हैं, जो संस्कृत में है, प्राकृत है, बहुत सारे जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स में लिखे गए हैं, अगर भारत के लोग अगर इनको पढ़कर अगर एक छवि जो संसार में दें, तो निश्चित रूपेण भारत की जो सांस्कृतिक चेतना है वह बदल जाएगी। इसलिए उन्होंने मैपिंग शब्द किया था कि अब समय आ गया है कि हम कल्चरल मैपिंग करें। कल्चरल मैपिंग का मतलब होता है कि जो हमारी सांस्कृतिक जो माइंडसेट है, उस माइंडसेट को फिर से हम एक आकार दें, और आकार देने के लिए जरूरत है हमारी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है उसको पढ़ा जाए, और पढ़ने के पहले जरूरी है कि जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसको सुरक्षित बनाया जाए। और वह इसलिए जरूरत है कि कल्चरल मैपिंग का प्रयोग उस समय जब हुआ था, तो मैं आपको बता दूं कि जो जहां पर हम लोग हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का अगर पूरे भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास के साथ चर्चा करें तो आप कॉलोनियल राइटिंग का कोई भी किताब ले लें, नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति, यहाँ की जो परंपराएं हैं, किसी भी टेक्स्ट बुक में आप नहीं पाएंगे, कहीं भी नहीं दर्शन है। पूरी जो भारत का इतिहास है असम आते आते समाप्त हो जाती है। हम उसमें त्रिपुरा नहीं है, उसमें मिजोरम नहीं है, उसमें मणिपुर नहीं है, अरुणाचल नहीं है। इसका मतलब है कि इन प्रांतों में जो लोग रहते हैं, क्या उनकी सांस्कृतिक विरासत नहीं है? क्या वह भारतवर्ष के अंग नहीं है? जब हम कहते हैं कि इन सारे राज्य, जिन राज्यों की सांस्कृतिक चर्चा, उसके धर्म, उसकी रीति रिवाज, उसके मंत्र, जो जीवन की शैली है, उसकी चर्चा हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो निश्चित रूपेण हमारी जो कल्चरल मैपिंग है अधूरी है। वाजपेयी जी का सपना था कि हम भारतवर्ष को फिर से कल्चरल मैपिंग करने की जरूरत है। इट इज अ राइट टाइम टू डू द कल्चरल मैपिंग ऑफ इंडिया, सो वी कैन एस्टैब्लिश द फैक्ट दैट इंडिया इज ए रिच कल्चरल कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड। सो दिस इज द, और इसी के आधार पर उन्होंने नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट की स्थापना की, और बाद में मुझे त्रिपुरा का दायित्व दिया गया, और के सहयोग से आज त्रिपुरा विश्वविद्यालय में आप करीब 1200 मैन्युस्क्रिप्ट वहां पर मैंने कलेक्ट किया है, और वह वहां पर उपलब्ध है। मैं इतिहास का छात्र हूं, और इतिहास का छात्र होने के नाते मैन्युस्क्रिप्ट की एक अलग मर्यादा देता हूं, और उसी पर मैं कुछ चर्चा करूंगा कि आज यह जो मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी और पेलोग्राफी होती है, आर्ट राइट, जिस भाषा में, जिस रूप में आप मैन्युस्क्रिप्ट को लिखते हैं, जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है, दैट इज कॉल्ड पेलियोग्राफी। तो मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए आपको पेलियोग्राफी का अध्ययन होना चाहिए कि अगर उसको आप किस स्टाइल में लिखा गया है, और उस स्टाइल में जिस भाषा, और उसके लिए स्टाइल जानने के पहले उसकी स्क्रिप्ट जाननी पड़ेगी। जिस लैंग्वेज में, अगर वह संस्कृत में है तो निश्चित रूपेण संस्कृत लैंग्वेज के जितने स्क्रिप्ट, चाहे वह उड़िया स्क्रिप्ट हो, चाहे देवनागरी स्क्रिप्ट हो, जितने भी स्क्रिप्ट में है उपलब्ध, जैसे कि त्रिपुरा के जो स्क्रिप्ट हैं बांग्ला स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं, तो आपको स्क्रिप्ट पढ़ने की जानकारी होनी चाहिए। बांग्ला स्क्रिप्ट नहीं होंगे तो त्रिपुरा का मैन्युस्क्रिप्ट आप नहीं पढ़ पाएंगे, तो त्रिपुरा के इतिहास को आप नहीं जान पाएंगे। तो उस रूप से यह जो सेमिनार है, यह जो वर्कशॉप किया गया है, न केवल मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में जानकारी देगी आपको, बल्कि मैन्युस्क्रिप्ट जिस भाषा में लिखी गई है उस स्क्रिप्ट की क्या महत्ता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। और आप संस्कृत के छात्र हैं, और संस्कृत छात्र होने के नाते मैं समझता हूं कि ये जो मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी और पेलियोग्राफी की पूरी अवधारणा इस सेंटर से ही आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि यहाँ मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ने की सुविधा इस रूप से होगी कि जो अधिकांश मैन्युस्क्रिप्ट की जो रूट है वह संस्कृत से जुड़ा हुआ है, और संस्कृत के बिना आप मैन्युस्क्रिप्ट के जो स्पिरिट है उसको आप पकड़ नहीं पाएंगे। टर्म से आप निश्चित रूपेण वाकिफ हो जाएं। हम लोग
जब किताब को लिखते हैं तो अपने को ऑथर कहते हैं, राइटर कहते हैं। जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखता है उसको स्क्राइब कहा जाता है। तो स्क्राइब इज द ऑथर ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट। ये सब टर्मिनोलॉजी आपको जाननी पड़ेगी। तो स्क्राइब जितने हैं, तो जो भी हैंड रिटेन मैन्युस्क्रिप्ट लिखे हैं वो स्क्राइब कहलाते हैं। तो अब देखिए, तो मैं इसका इंपॉर्टेंस, अगर आप इतिहास को देखें तो आज हम जिस किताब को पढ़ते हैं वह पेपर है, प्रिंट पेपर है, प्रिंट में प्रिंटेड मटेरियल है, लेकिन हाथ से लिखी हुई वस्तुएं मैन्युस्क्रिप्ट कहलाती है। तो शुरू से लेकर अभी तक का जो मैन्युस्क्रिप्ट का इतिहास है, आप देखेंगे कि शुरू में जो मैन्युस्क्रिप्ट का जो इतिहास आता है कि पहले सांची पत्र पर भी लिखा जाता था। जिस पाम लीफ पर आप मैन्युस्क्रिप्ट को देखेंगे, अगर आप दिल्ली जाने का मौका मिले तो निश्चित रूपेण आप मैन्युस्क्रिप्ट मिशन जाएं। अगर आपको मैन्युस्क्रिप्ट देखना है तो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में मैं आपको व्यवस्था करूंगा, लेकिन अगर आप दिल्ली जाएं तो निश्चित रूपेण आपको मैन्युस्क्रिप्ट के जो विभिन्न ढंग हैं, चाहे वह पाम लीफ हो, चाहे बनाना लीफ हो, चाहे पेंचार्ट हो, चाहे ब्रिक बार्क हो, मेटल हो, क्लॉथ हो, और लास्टली जो पेपर है, तो इन चीजों पर आप मैन्युस्क्रिप्ट लिखा हुआ मिलेंगे। मैन्युस्क्रिप्ट के बहुत सुंदर सुंदर साइज में भी लिखा हुआ है, न केवल अगर आप कागज पर लिखेंगे या केले के पत्ते पर देखेंगे या किसी वृक्ष का छाल पर लिखा हुआ पाएंगे, बनाना के जो पत्ते हैं उस पर लिखेंगे। तो पत्तों पर आप लिखावट की जो स्टाइल है आप देखेंगे किस ढंग से लोग लिखते थे, और उसमें आप देखेंगे रामायण महाभारत लिखा हुआ है। एक माले के आकार में आपको मैन्युस्क्रिप्ट मिलेगा, माला का जो गोल गोल होता है उस पर भी लिखा हुआ है, माले के आकार का, सांप के आकार का, मछली के आकार का। तो अगर आप इस मैन्युस्क्रिप्ट को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये मैन्युस्क्रिप्ट के जरिए उन्होंने कहा इसकी क्या उपयोगिता है। मैन्युस्क्रिप्ट से न केवल लिखी हुई उसका एक इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा आखिर है क्या। तो देखा जाता है इस मैन्युस्क्रिप्ट में जो कंटेंट है पढ़े गए हैं, तो इस मैन्युस्क्रिप्ट का जो कंटेंट है जिसमें हमको पता चलता है इस मैन्युस्क्रिप्ट में रामायण की बात कही गई है, इस मैन्युस्क्रिप्ट में महाभारत की बात कही गई है, इस मैन्युस्क्रिप्ट में मंत्र की बात कही गई है कि जो हमारे मंत्र जाप हैं जिसके जरिए हम अपना संस्कार की सारी पद्धति को अपनाते हैं। तो भारतीय संस्कृति की पूरी मंत्र परंपरा नॉर्थ से लेकर साउथ की जो भी रही है ये सारे मैन्युस्क्रिप्ट में वर्णित हैं। तो ये मंत्र हैं, रिचुअल्स हैं, जितने रिचुअल्स हैं वह सब उसमें है। और इसके साथ साथ ये तो हुए हमारे सांस्कृतिक विरासत, धर्म संबंधी सारी इंफॉर्मेशन हम मैन्युस्क्रिप्ट में पाते हैं। अपना विकास है जिसको मेडिकल साइंस कहते हैं, एनाटॉमी ऑफ लाइफ, इसका वर्णन भी आप मैन्युस्क्रिप्ट में पाते हैं। आज मेडिकल साइंस की पढ़ाई होती है, ये इसका वर्णन भी हम एस्ट्रोनॉमी, जो हम स्पेस और स्पेस की बात करते हैं, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी की चर्चा हम मैन्युस्क्रिप्ट में पाते हैं। कृषि की क्या पद्धति होगी, किस ढंग से कृषि की जाएगी कि उसकी उन्नत कृषि होगी, और उस रूप से उसका इंफॉर्मेशन हम मैन्युस्क्रिप्ट में पाते हैं। हम मैन्युस्क्रिप्ट में पाते हैं कि हम घर कैसे बनाएंगे, शिप बिल्डिंग, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अगर आप साउथ में जाएं तो देखेंगे कि यहाँ के मंदिर की जो परंपरा है, आर्ट है, आर्किटेक्चर है, वो इतनी सुंदर क्यों है, इसका आधार आपको मिलेगा मैन्युस्क्रिप्ट से। जिस देश का मैन्युस्क्रिप्ट में इतने नॉलेज कंटेंट हैं, निश्चित रूपेण वहां का आर्ट और आर्किटेक्चर अगर हम मजबूती से देखते हैं तो उसके पीछे का जो समृद्धि का कारण है वह समृद्धि का इंफॉर्मेशन बैंक है, जो नॉलेज कंटेंट है वो है मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट में हम आर्ट और आर्किटेक्चर की चर्चा करते हैं, तो किताब से अधिक मैन्युस्क्रिप्ट में आर्ट और आर्किटेक्चर लिखा हुआ है। पुरानी जितनी सुंदर, अगर आप रामेश्वर के टेम्पल को जाएं तो देखेंगे कि वह टेम्पल की जो आर्किटेक्चर है आप मुग्ध हो जाएंगे। लेकिन उस साउथ की जो मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि समृद्धि का कारण आर्किटेक्चर के पीछे की जो मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी है, लिखने वालों की जो कल्पना है वह ज्यादा है। तो निश्चित रूपेण यह जो मैन्युस्क्रिप्ट है आपको एक रिच नॉलेज देता है, यह आपको देता है एक हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, इतिहास की जानकारी देता है कि किस युग में किस तरह का ज्ञान में समृद्धि हुई। नॉलेज कंटेंट, एक इंफॉर्मेशन एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। आप
क्रम वाइज आप एंशिएंट से लेकर मेडिवल तक के सारे मैन्युस्क्रिप्ट को देखें तो आप एक हिस्टोरिकल नैरेटिव ऑन द बेसिस ऑफ आप मैन्युस्क्रिप्ट आप मान सकते हैं। इतिहास को पढ़ना है तो क्रमशः क्रमागत रूप से आप मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़िए तो आपको एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, हर तरह के इतिहास मैन्युस्क्रिप्ट के आधार पर की जा सकती है। लेकिन दुखद बात यह है कि हम में से आज तक जिस देश के लिए हम कहते हैं भारत के नागरिक हैं, 80 लाख किताब को हम पढ़े ही नहीं, उस पर कोई चर्चा ही नहीं होती है। यह हमारा सबसे बड़ी बैंकरप्सी है और इस बैंकरप्सी की शुरुआत निश्चित रूप से संस्कृत डिपार्टमेंट को करनी है। यह नॉलेज कंटेंट है और इस नॉलेज कंटेंट के अलावा जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है, इस मैन्युस्क्रिप्ट में आप देखेंगे एक एस्थेटिक कंपोजिशन है, सौंदर्य भाव है। अगर आप देखेंगे इस एक अगर आप मछली के आकार का अगर मैन्युस्क्रिप्ट देखेंगे, अगर आप सीप के आकार का, सीप का लिंग अगर देखेंगे, लिंग के आकार में अगर आप मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ेंगे, है हमारे पास हमारे हिंदुस्तान में, तो आपको सेवत्व का भाव पढ़ने के साथ साथ डेवलप होगा। तो यह जो एस्थेटिक सेंस है, रिलीजियस टेम्परामेंट डेवलप करने की बात है। अब सोचिए कि जो स्क्राइब हो, जो ऑथर होगा, लिखने वाले की चेतना कितनी डेवलप होगी। छोटे छोटे चीजों में इतनी बड़ी बड़ी चीजें लिखनी, तो एस्थेटिक सेंस, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, यह नॉलेज कंटेंट, नॉलेज बैंक, ये सारे चीजें हमारे मैन्युस्क्रिप्ट्स में हैं। और इस मैन्युस्क्रिप्ट की जो परंपरा है यह सतत रही है और अभी भी है। लोग जो हाथ में लिखते हैं, निश्चित रूप में हर चीज प्रिंट नहीं होती है, लेकिन जो लोग बड़े हो जाते हैं वो प्रोफेसर हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो स्वयं इंडिपेंडेंट चिंतक हैं वो अपनी बातें हैंड रिटन दस्तावेज में छोड़ जाते हैं, लेकिन वह भी एक नैरेटिव है। समाज को प्रिजर्व, उसको भी हमें देखने की जरूरत है। जब हम हिस्ट्री राइटिंग करते हैं, मैं अब इतिहास पर चर्चा करूंगा इसकी महत्ता क्यों है, और आज जिस वर्कशॉप को आप करने जा रहे हैं तो उसके रेलेवेंस को भी आपको देखने की जरूरत है, त्रिपुरा के कंटेक्स्ट में भी देखने की जरूरत है। और मैं इतिहास का छात्र होने के नाते इतिहास लेखन की पूरी परंपरा, अवधेश जी ने बहुत अच्छा काम बताया, उन्होंने बहुत सारे शब्दों का किया और उन्होंने मुझे एहसास करा दिया कि अभी तक जो तुम आर्यभट्ट की बात करते हो, जीरो का जन्मदाता मानते हो आर्यभट्ट का, यह गलत है। बौद्ध लिटरेचर में पहले से ही जीरो के कितने 400 कितने बात आए थे सर, 421 शब्दों तक की शब्दावली बुद्ध जी जानते थे, बुद्धि सिखाया गया था। इसका मतलब है कि एक जीरो होगा तो 10 कहते हैं, 2 जीरो होगा तो 100 कहते हैं। इस तरह से आप कहते हैं 421 तक क्या शब्द बनेंगे, इसकी जानकारी मैं समझता हूँ कि 6th सेंचुरी बीसी में इतना लोग जानते थे। मैं समझता हूँ कि यह इतिहास को फिर से पढ़ने की जरूरत है, फिर से लिखने की जरूरत है, रिविजिट ऑफ हिस्ट्री की जरूरत है, रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री की जरूरत है। मैं इसलिए कहता हूँ रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री, इतिहास में बहुत सारी चीजें गलत पढ़ाई गई है और हमारा जो माइंडसेट है, इस देश के नाम पर हमें बहुत गर्व नहीं होता है। कुछ लोग हम में से ही इस देश के प्रति इतने क्रिटिकल हैं, इसलिए कि उनके इस देश के प्रति उन्हें गर्व होता नहीं है। गर्व होता इसलिए नहीं, इस देश के बारे में उनकी जानकारी जो दी गई है वह अधूरी है और जो दी गई है वह आंशिक है, और आंशिक जानकारी, अधूरी जानकारी के कारण उसे देश के प्रति कोई ममत्व, देश के प्रति गर्व नहीं होता है। और उस तरह के जो देश विरोधी आवाज हमारे बीच आसपास सुनाई पड़ती है, जिसका हम सेपरेटिज्म में देखते हैं, अलगाववाद के रूप से देखते हैं विभिन्न प्रांतों में। लेकिन इसको रोकने की जरूरत है, और उस रोकने के लिए जरूरी है कि यह जो नॉलेज कंटेंट है कहीं न कहीं लोगों के बीच सही ढंग से नहीं पहुंचती है। और पार्टिकुलरली इतिहास में जहां पर मैं खड़ा हूं, इतिहास के बारे में आपको बताऊं, त्रिपुरा के बारे में ही बताता हूं, जहां तक पिछले 34 सालों की जो मेरी यात्रा है। और जिस इतिहास को आप पढ़ते हैं, इतिहास पर जो भी किताबें लिखी गई है 19th सेंचुरी के इतिहास पर या 20th सेंचुरी के इतिहास पर, और जो अगर आप 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी की जिस किताब को भी आप देख लें, जो हिस्ट्री ऑफ त्रिपुरा पर लिखी गई है, उसके नीचे के सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को देखें। यू सी द बिब्लियोग्राफी ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच जितने भी कॉलोनियल ऑथर हैं, और जो उस समय हिंदुस्तान के जो आजाद भारत के जो ऑथर हैं, जिन्होंने त्रिपुरा के इतिहास पर किताब लिखा है, किसी के रेफरेंस में
मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है, किसी के रेफरेंस में मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है। हम डब्ल्यू हंटर का उपयोग करते हैं, हम एटिंगसन का यूज करते हैं, हम सैंडिस का यूज करते हैं, हम सारे जो कॉलोनियल माइंडसेट के लोग हैं, जेम्स लॉन्ग की बात करते हैं, और इसके आधार पर जो इतिहास की छवि हमारे नॉर्थ ईस्ट की बनती है, उस आधार पर जिस त्रिपुरा पर हम खड़े हैं, वहां पर जिसकी संस्कृति हमारे पास जो ट्राइबल और नॉन ट्राइबल जो एक प्रकार का जो मिक्सचर, एक जो मिक्स्ड लोगों के बीच में जो हम रह रहे हैं, इस संस्कृति के बारे में जो लिखा गया है, जो कॉलोनियल ऑथर के जरिए जो इतिहास लेखन की गई है, ट्राइबल के बारे में जो वर्णन किया गया है, अगर आप उस वर्णन को देखें तो कहा जाता है कि ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है वह अनकल्चर्ड है, अनक्लॉथ है, बारबरिक है। अब बताइए कि इस ट्राइबल के बारे में इस तरह के गलत शब्दों का प्रयोग जब हम कॉलोनियल ऑथर के जरिए पाते हैं, तो निश्चित रूपेण हमारी जो छवि बनती है ट्राइब के प्रति, या पूरे विश्व की छवि बनती है कि त्रिपुरा के ट्राइब एज डिपिक्टेड बाय द कॉलोनियल ऑथर इज लाइक दिस, अगर ऐसा है। लेकिन अगर आप पूरे त्रिपुरा के जो नैरेटिव हैं, जो बाद के रिसर्च हुए हैं और जब अभी जो रिसर्च हुए हैं, जब हम उन ग्रंथों को पढ़ते हैं, जैसे कि हमारे पास जो मैन्युस्क्रिप्ट के नाम पर राजमाला और राज रत्नाकर, दो ग्रंथ, बांग्ला में राजमाला लिखी गई है और संस्कृत में राज रत्नाकर है, इसे महाकाव्य का दर्जा दिया गया है। और इसके अलावा और भी सोर्स मटेरियल है, जिस सोर्स मटेरियल को पढ़कर हम त्रिपुरा की छवि को आपके सामने रखना चाहेंगे। और जरूरत है कि संस्कृत विश्वविद्यालय त्रिपुरा के इतिहास को फिर से रिकास्ट करने की जरूरत है, क्योंकि जो सारे पांडुलिपि हैं, जो सारे दस्तावेज हैं, मैं नहीं पढ़ पाता हूं इसलिए कि मैं संस्कृत में उतना वाकिफ नहीं हूं, लेकिन अगर मैं पढ़ लिया तो निश्चित ही संस्कार त्रिपुरा के संस्कृत और यहाँ के इतिहास की दिशा बदल दूंगा। मैं यहाँ की चर्चा करूंगा त्रिपुरा पर के इतिहास पर, मुझे बहुत दुख होता है कि पांडुलिपि के रिलेवेंस करके यह जो हम यहाँ के और जो दस्तावेज हैं त्रिपुरा के बारे में, जो अगर आप राजमाला को देखें तो राजमाला जो है कहा जाता है कि यह 15वीं सेंचुरी की है, और यहाँ के जो राजा हुआ करते धर्मानिक ने, उन्होंने बाहर के लोगों को लेकर जो है उन्होंने जिस किया था शुरू में, उसको क्वाकबरक में त्रिपुरी भाषा में लिखा गया था राजमाला, लेकिन वह राजमाला अभी कहीं मिस है, कहीं मिल नहीं रही है। तो क्वाकबरक में लिखी हुई भाषा जो बातें रिसाइट की गई थी वह मिस नहीं है, उसको भी खोजने की जरूरत है। और जो बांग्ला स्क्रिप्ट में लिखी गई, जो बाद में पुनः राज रत्नाकर, बानेश्वर और शुक्रेश्वर दो संस्कृत के महाविद्वान के जरिए राज रत्नाकर लिखा गया, तो उसके जरिए जो हमारी त्रिपुरा के बारे में जो एक धारणा बनती है, वह कॉलोनियल ऑथर एक नई छवि कि त्रिपुरा का जो सांस्कृतिक जो कनेक्शन है वह कहीं हमारी वैदिक कनेक्शन, हमारी ब्राह्मणिकल कनेक्शन है। हम इस महाभारत से भी जोड़ते हैं, रिसर्च के जरिए हैं, कहीं भी ऑथेंटिक रूप से कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन हमारे जो रेफरेंस मिलते हैं उस रेफरेंस के जरिए हम त्रिपुरा के इतिहास को कहीं कनेक्ट सकते हैं पुरानी परंपराओं से। हमारी जो उन्न कोटि है, अगर वहाँ के आर्कियोलॉजी को, अगर इतिहास को देखें तो वहाँ का जो सिवाइट कल्चर है, अगर आप छवि मोरा को देखें तो 11th एंड 12th सेंचुरी की जो देवता मोरा है, उसके जो दुर्गा की प्रतिमा है, अगर आप अगेन पिलक जाए तो वहाँ की जो बौद्धिस्ट जो स्तूप्स मिले हैं, तो वहाँ की जो बुद्धिज्म है, एक ही स्टेट में आप देखेंगे कि सेवाइट है, वैष्णविज्म है और बुद्धिज्म है, और उसके अलावा जो बाद में बच गए हमारे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी बाद आ गए। आप सोच सकते हैं कि इस छोटे स्टेट में हमारे आर्कियोलॉजिकल जो डिवाइस हैं, इसके आधार पर इतनी सांस्कृतिक इंफॉर्मेशन आपके आंखों के सामने दिखाई पड़ती है। आप उन कोटि को जुटला नहीं सकते हैं, आप देवता मोरा को जुटला नहीं सकते हैं, क्योंकि ये हमारे जो हैं स्कल्पचर हैं, और इस स्कल्पचर को हम जुटला, क्योंकि यह हमारी साइंटिफिक स्टडी है, और साइंटिफिक के पीछे का जो सब्सटेंटिव इतिहास है, जो लिटरेचर है,
पांडुलिपि है। अगर आप पांडुलिपि को इस सारे लिटरेचर को अगर आप विद्वान हैं, आपको ही ये काम करना पड़ेगा कि जो आर्कियोलॉजिकल चीजें मिलते हैं हमारे सांस्कृतिक लिटरेचर के जरिए उसको अगर आप मिलाने की कोशिश करें तो आप और भी आंसर दे पाएंगे। अगर आप पूरे नॉर्थ ईस्ट को देखें तो त्रिपुरा को बारे में जो हमारे राजमाला में त्रिपुरा, तुई TWI या TUIPRA, तुई को कहा जाता है जल। सुनीति कुमार चटर्जी ने भी इसको अपने लिंग्विस्टिक रूप से इसका जो वर्णन किया गया है, तो नजदीक, जो पानी के नजदीक है, परा का मतलब पानी होता है। यह एक जो नैरेटिव है, अगर पानी के नजदीक रहने वाला प्रांत अगर त्रिपुरा है तो निश्चित रूप जो अगेन जो मणिपुरी मैन्युस्क्रिप्ट है उसमें इसको कहा गया, पाखेन कहा गया है, लेकिन उसके अर्थ में अगर आप देखें तो उसका जो एक रिलीजियस कंटूर बनता है वह कहीं दूसरी जगह ले जाता है। यहाँ के जो 14 देवता 14 टेम्पल्स हैं, 14 टेम्पल्स के साथ अगर आप जेनोलॉजी देखें या यहाँ के जो दूसरी जो और भी जो मैन्युस्क्रिप्ट सामने आई है, जो अगर आप राजमाला और राजरत्ना के अलावा अगर आप चंपक विजय और 2-3 और भी हैं, कृष्ण माला है, चंपक विजय है और गाजी नामा है, और भी 2 और ऐसे अभी जो मैन्युस्क्रिप्ट सामने आए हैं। मैं समझता हूं कि ये सब मैन्युस्क्रिप्ट के अलावा जब मैं सर्वे कर रहा था तो मेरे पास मॉग मैन्युस्क्रिप्ट मिले हैं, जो यहाँ के सौदर्न सबरूम और सोनामुरा के आसपास हैं। और मॉग यहाँ की एक ट्राइब है, और जो बुद्धिज्म का जो कल्ट है वहाँ चकमा, मॉग और बरवा कम्युनिटी के बीच में है। मॉग मैन्युस्क्रिप्ट पाम लिपि में लिखा हुआ है, और पाम, मैंने वहां पर गया था, और पाम लिपि के जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट हैं जो उसके जिनके पास है वो लोग उसे छूने नहीं देते हैं, कहते हैं तुम लोग छुओगे तो यह बर्बाद हो जाएगा या यह मतलब पॉल्यूट हो जाएगा। वह इतना उसको पवित्र मानते हैं, उसको लेकर वह पूजा करते हैं, और दूसरे कम्युनिटी दूसरे लोगों को छूने भी नहीं देते हैं। फिर भी मैंने बहुत जोर से उन्हें, मैं डायरेक्टर को बुलाया था दिल्ली से, और फिर मैं सबरूम में ही मैंने अवेयरनेस प्रोग्राम किया और सारे पांडुलिपि का मैंने कंजर्वेशन किया उनके सामने में ही, और उनको पुनः कपड़े में बांध करके उन्हीं को दे दिया। लेकिन उसको मैं एडिट नहीं कर पाया, उनको मैं डिजिटाइज नहीं कर पाया क्योंकि वो हमारे एक्सेस में नहीं है। लेकिन उस सेमिनार और अवेयरनेस प्रोग्राम के जरिए जो मैं जान पाया कि मॉग मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा क्या है। मॉग मैन्युस्क्रिप्ट में हमारी जो मॉग कम्युनिटी की जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं, अगर आप चकमा कम्युनिटी, मॉग कम्युनिटी की जो आपस की जो उसका जो रिलीजियस कंटूर, उसके जो उस ट्राइब की जो सांस्कृतिक विरासत है, उस मैन्युस्क्रिप्ट से उसको आप पकड़ सकते हैं कि जो नॉन वायलेंस के प्रति उनकी जो संवेदना है वह मिक्सिंग हार्मोनियस अप्रोच है, नॉन वायलेंट वे है। और बहुत सारे जो इंडिजिनस मेडिसिन की बातें जब हम कहते हैं, त्रिपुरा में जो हर्बल मेडिसिन की बात है कि हम तुरंत खांसी जुकाम होते हैं तो डॉक्टर के पास, मॉग मैन्युस्क्रिप्ट में सारे ट्रीटमेंट की बातें कही गई है। मॉग के जो लोग गांव में रहते हैं डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट के आधार पर अपना ट्रीटमेंट गांव में कर लेते हैं। कौन पत्ते से खाने से मुझे जुकाम खत्म हो जाएगा, कौन पत्ते खाने से मेरा पेट ठीक हो जाएगा। तो मैन्युस्क्रिप्ट अभी भी मॉग कम्युनिटी की जो इंडिजिनस वैल्यू है उसके आधार पर उनका मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। लेकिन उसको पढ़ने की जरूरत है, उस पर रिसर्च करने की जरूरत है, और उस रिसर्च के जरिए हम पूरे भारतवर्ष को, पूरे त्रिपुरा को कह सकते हैं कि मॉग की कम्युनिटी कहीं न कहीं एक समृद्ध कम्युनिटी है। और हम पूरे जेनेलॉजी में त्रिपुरी कम्युनिटी जहां राजवंशी कम्युनिटी रही है तो कहीं न कहीं सांस्कृतिक विरासत, हम मॉग और चकमा को धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से जहां पर बुद्धिज्म का वह पैट्रोनेज दिया है, और उस रूप से हम इतिहास के जरिए हम किसी कम्युनिटी को एक स्थान दे सकते हैं जो स्थान अभी तक नहीं मिला है, चाहे वह चकमा हो चाहे मॉग हो। अगर हम उसके मैन्युस्क्रिप्ट को अगर हमने पढ़ा तो निश्चित ही उस मैन्युस्क्रिप्ट के जरिए वह ट्राइब की जो स्थिति है वह उसे एक सांस्कृतिक धरातल दे देगी, सांस्कृतिक प्लेटफॉर्म देगी, क्योंकि कोई भी कम्युनिटी अपने लिटरेचर से जानी जाती है। अगर उस कम्युनिटी में इतना लिटरेचर है तो निश्चित ही सांस्कृतिक विरासत अन्य कम्युनिटी से कहीं ज्यादा है। और यह काम केवल और केवल
आप रिसर्च स्कॉलर हैं, आप ही कर सकते हैं। और इसी तरह से मणिपुरी कम्युनिटी, यहाँ पर भी मणिपुरी ट्राइब है, मणिपुरी में पिक्टोरियल मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जिसको देखकर आप वैष्णवाइट फेथ डेवलप कर सकते हैं। और मैंने बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स को स्वयं अपनी आंखों से देखा, देखने के बाद ही मन खुश हो जाता है कि काश ऐसा मैं भी कर पाता, लेकिन नहीं हो संभव है। लेकिन ये जो मणिपुरी मैन्युस्क्रिप्ट है, जो मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं, इसके जरिए हम त्रिपुरा को जिन राजनीतिक रूप से एक राज्य की रूप से देखे कर रहे हैं, हम त्रिपुरा का रिलेशन मणिपुर, त्रिपुरा का रिलेशन अन्य राज्यों से, मिजोरम से भी कर सकते हैं मैन्युस्क्रिप्ट के आधार पर। हाउ द सोसाइटी इज इंटरलिंक्ड। अगर आप असम प्रांत को देखें तो असम प्रांत का जो ताई मैन्युस्क्रिप्ट है वह अपने आप में अद्वितीय है, और वह अद्वितीय इस रूप से है कि अगर आप पूरे साउथ ईस्ट एशिया को अगर आप मंगोल ट्राइब से जोड़ना चाहते हैं, वहां के बुद्धिज्म से जोड़ना चाहते हैं, माइग्रेशन को जोड़ना चाहते हैं, तो एक और एक मात्र आपके पास मैन्युस्क्रिप्ट है, वह ताई मैन्युस्क्रिप्ट है। उसको भी पढ़ने की जरूरत है, वह असम में है। अगर आप त्रिपुरा और असम के संबंधों को देखना चाहते हैं, रुद्र सिंह 15वीं सेंचुरी का राजा, आप सोच सकते हैं कि उस समय का हिंदुत्व का भाव असम के राजाओं में दिखाई पड़ता है। उनका सपना था कि मुगलों का आतंक हो रहा है, मुसलमान का आतंक से लोग ऐसे ही परेशान थे कि नालंदा ऐसे यूनिवर्सिटी की किताबों को जला देता है, ज्ञान परंपरा को जला देता है। रुद्र सिंह का सपना था क्यों नहीं जितने भी हिंदू मोनार्क स्टेट हैं, चाहे त्रिपुरा के राजा हो, चाहे असम का राजा हो या बंगाल का हिंदू राजा हो, एक कन्फेडरेशन ऑफ हिंदू किंगडम के जरिए हम मुगल करेंगे। और इसका वर्णन असम बुरंजी में मिलता है। त्रिपुरा देशेर कथा मध्ये आप देखेंगे इस बुरंजी में इस बात का एहसास मिलता है। लेकिन यह बातें जो हिंदुत्व का भाव है, हिंदुत्व का मुसलमान के प्रति अत्याचार का जो विरोध का भाव है, वह जो असम बुरंजी का जो है, सूर्य कुमार भुइयां की किताब में यह 1935 में यह बातें हम लोग के सामने में मैन्युस्क्रिप्ट जो लंदन में रखा हुआ था, वह वहां उसको पढ़कर वह व्यक्ति सूर्य कुमार भुइयां ने 1937 में जब यह प्रकाशित किया तो हम लोग जान पाए असम का इतिहास। और असम का राजा तो निश्चित रूप में एक राजा ही नहीं था, बल्कि मुसलमान के अत्याचार से लड़ने के लिए वो उन्होंने जिस बुरंजी के जरिए लोगों को मैसेज दिया, उन्होंने 2 इमेसरी को 2 दूतों को भेज दिया त्रिपुरा के राजा के पास कि भैया आपका क्या विचार है। So that was the planning. आप सोच सकते हैं कि manuscript not only gives the information, manuscript is giving information for running the administration. हम देश को कैसे चला सकते हैं, हमारे पौराणिक परंपरा, पुराना जो दस्तावेज है, हम अगर इतिहास से शिक्षा लेना चाहते हैं, भविष्य को बनाना चाहते हैं, तो इस मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी को आप संरक्षण करें। एनएमएम की पूरी अवधारणा है कि The save the manuscript, save the nation. अगर राष्ट्र को बचाना है तो मैन्युस्क्रिप्ट को बचाने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। जो इस बात पर विश्वास करते हैं कि हम पूरी इंडिया को विश्व गुरु बना देंगे, तो निश्चित रूपेण उनके प्रति मेरा एक ही मैसेज है कि जो मैन्युस्क्रिप्ट अभी तक पढ़े नहीं गए हैं उनको पढ़ लिया जाए, जो मैन्युस्क्रिप्ट अभी तक छुए नहीं गए हैं उनको जल्दी से अपने क्लच में लाया जाए, और जो है उसको जल्दी से जल्दी उसके इंफॉर्मेशन को लोगों के पास पहुंचा दिया जाए। शिक्षकों की जरूरत है, स्कॉलर की जरूरत है, और देश की भागीदारी की जरूरत है, उसके इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है। सरकार मैन्युस्क्रिप्ट पर पार्टिकुलरली मेरा बहुत ही तीखा अनुभव रहा है कि गवर्नमेंट के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं मैन्युस्क्रिप्ट को केवल पेपर समझते हैं। उन्हें मैन्युस्क्रिप्ट का कंटेंट का के प्रति जो ममत्व जितना हमें होता है उन ब्यूरोक्रेट्स का नहीं होता है। इतने दिनों के बावजूद भी एनएमएम का जो मैन्युस्क्रिप्ट है डिजिटाइज नहीं हो पाया है, उसके कंटेंट हमारे स्कॉलर तक नहीं पहुंच पाए हैं। संस्कृत पढ़ने वाला व्यक्ति हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस तो पढ़ता है लेकिन वह फिजिक्स नहीं पढ़ पाता है, क्योंकि फिजिक्स की जानकारी हमारे मैन्युस्क्रिप्ट में जो है वह उनको दे नहीं पाता है। यह हमारी सबसे बड़ी विडंबना है। जल्दी से जल्दी इस मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ाया जाए, इसके कंटेंट को लोगों तक लाया जाए। अगर आप देश को प्यार करते हैं तो मैन्युस्क्रिप्ट को प्यार करना ही पड़ेगा। यह मानव प्रेम से मैं समझता हूं सबसे बड़ा प्रेम है। थैंक यू वेरी मच।